लोकसभा चुनाव भी 2024 आने वाला है। ये सवाल पूछना जायज है कि क्या लोकतंत्र तानाशाही की ओर बढ़ रहा है? क्या लोकतंत्र नीतिगत विचारों पर नहीं चल रहा है? तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैंने अभी एक ध्रुव राठी से संबंधित बहुत फेमस यूट्यूबर है, उन्होंने बताया इंडिया जो है लोकतंत्र जो है अपना भारत तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। तो किस तरीके से वर्तमान में भारतीय राजनेता कैसे लेकर के अपने नीतिगत विचारों के अनुसार चले, आप बताएं। दहेज प्रथा रोकने का एक ही माध्यम है कि सबसे पहले अगर लड़कियों का बाल विवाह नहीं होगा तो दहेज प्रथा संभावना कम होगी। कैसे, मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर सर बाल विवाह नहीं करेंगे तो लड़कियां पढ़ लिख करके आत्मनिर्भर हो जाएंगी। उसके बाद पैसे की कोई आवश्यकता ही नहीं। भाई लड़की भी जॉब करती है, लड़का भी जॉब करता है, पैसा खुद अपने आप आत्मनिर्भर। भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु बढ़ रही सामाजिक कुरीतियों को लेकर के आप लोगों के क्या विचार हैं? जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बेटियों की स्वतंत्रता और शारीरिक शोषण। सबसे पहले बाल विवाह पर आप बताएं, क्या बाल विवाह करना उचित है? उचित तो बिल्कुल नहीं। राम मंदिर पर मैं आप लोगों का विचार जानना चाहता हूँ। कई लोग कह रहे हैं राम मंदिर इसलिए बन, मैं पूछता हूँ यह सवाल कई लोगों से, कितने लोग करके लेता हूँ। कई लोग कह रहे हैं राम मंदिर राजनीति है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, जाहिर सवाल तो मेरे तरफ से पूछना, मैं तो पूछ ही सकता हूँ। राजनीतिज्ञ कुछ उनमें बनावापन है। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस प्रकार से टीका टिप्पणी जीव पिपीली का सागर था, अर्थ का अनर्थ लगा देते हो। मुझे ये नहीं समझ में आता, वो हमेशा एक चीज ये कहते रहते हैं कि जो है रामचरितमानस की एक जो लाइन उनको शोभा नहीं देती है। ऐसे इतने बड़े राजनीतिक को ये बात शोभा देती ही नहीं है। सीता सावित्री अनुसुईया का जी, अनुसुईया जी से जब सीता जी गई, उन्होंने उनको शिक्षा दिया कि स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण लज्जा रूपी आभूषण के अलंकार में जी जी जी। आप सोचिए कि भारत देश की नारियां सूर्य भगवान के रस को रोक सकती थी, इतना प्रतिबद्ध धर्म के अंदर था, शक्ति थी जी, किसी को जलाकर भस्म करना। बहुत इस सवाल का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगला सवाल पूछते हैं अपने दूसरे अतिथि से। सर, वर्तमान में भारतीय युवाओं को एक अच्छी संगत का अगर सूत्र बताना हो, स्टेटमेंट करें संस्कृत श्लोक के शुरुआत के साथ। महाराजा भर्तृहरि ने जी एक सत्संगति के लिए संदेश दिया कि जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानो नतिम दिशति पापम पाकरोति चेतः प्रसादेत दिच्छ तनोति कीर्ति सत्संगतिम कथय किम न करोति। क्या नहीं कर सकती? कृपया दर्शकों को इसका अर्थ भी बता दीजिए। जो कहने का तात्पर्य ये कि और इसका हिंदी रूपांतर जैसे इस संस्कृत में हुआ, इसका हिंदी रूपांतर गोस्वामी जी ने जो है कि 7 शब्दों में लिख दिया जी कि सठ सुधरहि सतसंगति पाई और पारस परस कुघात सुहाई। आज के जो महान जो भी जैसे राजनीतिज्ञ हैं, कुछ उनमें बनावापन है। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस प्रकार से टीका टिप्पणी जीव पिपीली का सागर था, अर्थ का अनर्थ लगा देते हो। मुझे ये नहीं समझ में आता, वो हमेशा एक चीज ये कहते रहते हैं कि जो है रामचरितमानस की एक जो लाइन है उनको शोभा नहीं देती है। ऐसे इतने बड़े राजनीतिक को ये बात शोभा देती ही नहीं है। इस चीज को जो है आप उनको लेकर के क्या कहना चाहे संदेश दें? ऐसा है, पहली बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऊपर में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या सिद्धांत है, किस आधार को भारतीय जनता पार्टी के गए थे, क्या उसको संस्कारों को लेकर गए थे? सत्ता अगर वो संस्कार उनको नहीं मिल रहा था, कहते हैं कि
रामचरितमानस में लिखा गया है। शूद्रों को उसमें आदिवासियों की कोई मर्यादा नहीं की गई। आप सोचिए कि भगवान राम सबरी के झूठे बैल, हाँ ये भी तो है, सही बात। और माता सबरी कह करके उनको संबोधन किया। अगर मान लीजिए अगर ऐसी कोई बात थी तो सबरी जाति की, हाँ आदिवासी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने इसको कि हम आज के युग में मुसहर करते, हाँ मुसहर जी, बहुत बढ़िया। उस संवर्ग से आती थी। लेकिन बताइए कि झूठे बैलों को भगवान खा रहे हैं और कितना बड़ा सम्मान दे रहे हैं। और स्वामी प्रसाद जी कह रहे हैं कि अरे शूद्रों की तो कोई कदर है, व्याख्या उनकी गलत है, उसको समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में इन्होंने बहुत उस चीज को, स्वामी प्रसाद के इस स्टेटमेंट को जवाब दिया है और आप उसको। अब एक मेरा सवाल सर जो है भारतीय राजनीति पर है, क्या आपको लग रहा है कि या लोकसभा चुनाव भी 2024 आने वाला है, ये सवाल पूछना जायज है कि क्या लोकतंत्र तानाशाही की ओर बढ़ रहा है? क्या लोकतंत्र नीतिगत विचारों पर नहीं चल रहा है? तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैंने अभी एक ध्रुव राठी से संबंधित बहुत फेमस यूट्यूबर है, उन्होंने बताया इंडिया जो है लोकतंत्र जो है अपना भारत तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। तो किस तरीके से वर्तमान में भारतीय राजनेता कैसे लेकर के अपने नीतिगत विचारों के अनुसार चले, आप बताएं। ऐसा है हाँ कि हमारे देश की जो धरोहर थी, हाँ वो सब विदेशियों ने तो लूट लिया। हमारी पांडुलिपियां, हाँ हमारे ग्रंथ जला दिए। बहुत बेहतरीन, नालंदा विश्वविद्यालय। तो अभी है कि शिक्षा जो है गलत है। युवा जो है अपनी संस्कृति के हिसाब से आगे बढ़े और संस्कार और संस्कृति जो देश की है उसको अपनाएं। और राम मंदिर पर मैं आप लोगों का विचार जानना चाहता हूँ। कई लोग कह रहे हैं राम मंदिर इसलिए मैं पूछता हूँ ये सवाल कई लोगों से, जितने लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, कई लोग कह रहे हैं राम मंदिर राजनीति है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जाहिर सवाल तो मेरे तरफ से पूछना, मैं तो पूछ ही सकता हूँ। ऐसा है कि जिनकी विचारधारा भिन्न है वो वोट बैंक के चक्कर में है, वो तो कहीं नहीं। हाँ लेकिन आप समझिए कि ये देश हिंदुओं का था। भारतवर्ष का विभाजन जब हुआ तो जाति संप्रदाय के आधार पर देश में इतने मुसलमान हैं, इतने हिंदू हैं। अच्छा, जब देश का बंटवारा हुआ इसी आधार पर हुआ कि मुस्लिमों को उनको अलग देश से दिया। अब आप समझें, क्या पाकिस्तान में उस समय हिंदू नहीं थे? हिंदू। वहां अगर 10,000 आबादी हिंदुओं की रही होगी तो आज जो है लगभग 0 की तरफ बढ़ रही है। बांग्लादेश में क्या आबादी नहीं थी हिंदुओं की? क्या वहां की माताएं जो है बच्चा को नहीं पैदा किया? लेकिन आज वहां की आबादी घट रही है, इस पर कोई नहीं बोल रहा। सारे राजनीति में चुप है इस पर। हाँ, इसी को वास्तविकता कहते हैं। और जो है हमारे देश में मुसलमानों की आबादी पहले से 20 गुना बढ़ गई, तो क्या लोकतंत्र नहीं? लोकतंत्र है, बस ये अपनी धर्म की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति है। लेकिन ये है अव्यक्त, मतलब ये नहीं है कि किसी के ऊपर आप कीचड़ उठा दें। बहुत राम जो है, हाँ आप थोड़ा विचार भगवान राम मंदिर जो है हमारी धरोहर है हिंदुस्तान की। बहुत बेहतरीन। उन्हीं के आचरण विचार पे हम चलना सीखे हैं, हम भारतीय हैं। भारत माता की जय, जय श्री राम। जो विचार उनका है, क्योंकि भगवान जो आए पृथ्वी पर तो वो सबसे पहले चलना सिखाएं, बोलना सिखाएं, कैसे बोला जाता है, कैसे मर्यादा में रहना चाहिए, कौन माँ है, कौन बहन है, कौन भाई है, ये सब मर्यादा सिखाए हैं। और ये धरोहर है, बचा के रखना चाहिए हिंदुस्तान को। जो भगवान राम का मंदिर का जो उपासना करते हैं वो गलत है। इस धरोहर को हम लोग बचा के रखें। तो देखा भी आपने वास्तविक विचार। भगवान राम पर टिप्पणी करने वाले शायद नकारात्मक विरोधियों को यह सही माध्यम, उनको एक सीखने का संदेश लेना चाहिए कि कभी कभी क्यों हमेशा नकारात्मकता के चक्कर में पड़े रहते हो। कम से कम कुछ समय के लिए तो सकारात्मक सोच सकते हो। इसीलिए तुम्हारी लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अपने विचार को सही
हम राम राज्य इतना अच्छा है, अगर उस प्रेरणा के आधार पर चला जाए तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आएगी ही नहीं। तो पुनः हम अगला सवाल पे आते हैं सर, जो है वर्तमान में जो भारतीय शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति में क्या भारत के संस्कारों को, शिक्षाविदों को इसमें इंक्लूड करना चाहिए, और भारतीय राजनेताओं को नीतिगत के आधार पर क्या संस्कार को डालना कितना महत्वपूर्ण है, जो अंग्रेजी पद्धति थोपी जा रही है लगातार, इस पर हम चाहते हैं कि आपके विचार आए सर। ऐसा है, हमारे देश में काफी दिन तक हाँ आक्रांताओं का राज रहा और मुस्लिम शासक विदेशों से आए, जी, फिर अंग्रेज आए, हमारे देश की तो संस्कृति को जितना हो सका उनसे उतना वो नष्ट कर दिए वो लोग। अब ये है, हाँ मेरा प्रश्न यही है, जो शिक्षा, जो जैसे राजनेता हैं वो शिक्षा की नीति को बना रहे हैं, ठीक है, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, कह रहे हैं कि जैसे कि उसमें हम भारतीय चीजों को शामिल किए गए हैं, लेकिन सर धरातल पर वो चीज हकीकत में नहीं दिखती। जैसे आदम गोंडवी साहब ने कहा था, मतलब जो चीज, कई चीजें हैं वो फाइलों में तो हैं, लेकिन जो है रियल में धरातल पर जाने पर कुछ का कुछ परिणाम कुछ और ही निकलता है। तो उस शिक्षा की पद्धति में मदर लैंग्वेज तो है, लेकिन सही मायने में अप्लाई हो रही है कि नहीं, आप बताएं। ऐसा है, करनी कथनी में अंतर है, इसको दिल संकल्पित होना पड़ेगा, इच्छा शक्ति देश को और हमारे नेताओं को बढ़ाना होगा। फिलहाल युग के हिसाब से शिक्षा में भी बहुत कुछ सुधार, यानी आप करना चाहते हैं आदम गोंडवी की, मुझे अभी याद आ गई, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। यानी यही, बिल्कुल धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। और अगला सवाल मैं इनसे सर से जानना चाहता हूँ, वर्तमान में जो सर भारतीय संस्कृति है, अगर भारतीय संस्कृति को बचाना है तो क्या क्या करना होगा, एक आप बताएंगे, एक अगर भारतीय संस्कृति को जैसे हम बचाना चाहते हैं तो क्या करें युवाओं के लिए? सबसे पहले तो हम अपना कल्चर बचाएं जी, जिस कल्चर में पहले हमारे बड़े बुजुर्ग रहते थे उसी कल्चर को हम लेकर चलें, तभी इसमें अच्छाइयाँ, ताली बजाएं। नहीं तो नए कल्चर से है हमारे बच्चों को बुलाने के चक्कर में। हाँ, यानी जो हमारे पूर्व में संस्कार रहे हैं उसी को एक आप बताएं सर। ऐसा है, राजमयकाली की जो शिक्षा पद्धति थी, हाँ वाह, अंग्रेज जब यहाँ से गए तो वो जो हमारे ऊपर थोप गए, उस शिक्षा को थोड़ा सा नकारात्मक दृष्टि से देखें। बिल्कुल, ये तो सत्य बात है। और जब तक वो शिक्षा में सुधार नहीं होगा और परिवर्तन नहीं होगा, तब तक भारतीय संस्कृति आना मुश्किल। शिक्षाविदों की जो राय हो इस प्रकार से हो कि वो जो भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसके साथ परिवेश संबंधी जो है तो उसी में विकास होगा। बहुत अगला सवाल, अभी एक लास्ट में ये अंतिम सवाल है सर, जो है भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु बढ़ रही सामाजिक कुरीतियों को लेकर के आप लोगों के क्या विचार हैं, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बेटियों की स्वतंत्रता और शारीरिक शोषण। सबसे पहले बाल विवाह पर आप बताएं, क्या बाल विवाह करना उचित है? उचित तो बिल्कुल नहीं है, तब बाल विवाह करना जो है उचित नहीं है। जैसा कि जो है, जैसे वेद की बात सत्य है, वेद जो है बिल्कुल सत्य है, कहीं कहीं भ्रामक रूप जो है पुराणों में आता है, लेकिन जो महर्षियों ने इसका जो है उद्भव किया है, वो अपने भावनाओं को जागृत करके और भावनाओं के आधार पर अपने जीवन का कटु अनुभव जो है बराबर समयानुसार जो है उन्होंने दिया है। और स्त्रियां पूजनीय है, स्टेटमेंट संस्कृति जैसा कि ऋग्वेद में ऐसा आया है
ऋग्वेद में ऐसा आया है कैमरे कि में देख करके कहिए। यत्र नारयन्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और इतिहास इसका अर्थ बताएं, साक्ष्य उसका अर्थ भी बता दें। जहां पर स्त्रियां पूजनीय हो वहां जो है सुख और समृद्धि दोनों एक साथ, स्वर्ग वही स्वर्ग है। और जहां स्त्रियों का सम्मान न होता हो वहां जो है कि बहुत ही दिक्कतें पैदा हो, हमेशा जो है कि वहां कुसंस्कार पैदा। हाँ, यानी बाल विवाह को पर रोक लगाई जाए और तभी किया जाए जब वो पूरी तरीके से समझदार हो जाएं, परिपक्व हो जाएं, तभी। और मैं चाहता हूं सर आप दहेज प्रथा पर बोले। दहेज प्रथा एक बहुत ही हिलाओ मत। कर्म है। इसमें क्या है कि दहेज के को लेकर के अच्छे संस्कारों का समझिए आपकी हमें लगता है सर लड़कियां हाँ। हम दहेज को लेकर के शादी कर ले रहे हैं हाँ। और चाहे वो हमारे घर को आकर बर्बाद करे चाहे कुछ भी हो, लड़कियां भी कहती हैं कि आप तो बिक गए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप तो बिक गए। जब हमारे पिताजी से इतना आप ले लिए तो फिर अब तो बिकाओ। हाँ, यानी दहेज प्रथा रोकने का एक ही माध्यम है कि सबसे पहले अगर लड़कियों का बाल विवाह नहीं होगा तो दहेज प्रथा संभावना कम होगी। कैसे, मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर सर बाल विवाह नहीं करेंगे तो लड़कियां पढ़ लिख करके आत्मनिर्भर हो जाएंगी। उसके बाद पैसे की कोई आवश्यकता ही नहीं। भाई लड़की भी जॉब करती रहे, लड़का भी जॉब करता रहे, पैसा खुद ही हो जाएगी, अपने आप आत्मनिर्भर रहेंगे। अगला सवाल है सर पर्दा प्रथा को लेकर और बेटियों की स्वतंत्रता को लेकर के, आप बताएं इसके बारे में। बेटियों की स्वतंत्रता, कितना बेटियों को स्वतंत्रता, बिना स्वतंत्रता दिए भाई पिंजड़े में तो बंद कर करके आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता उतना ही देना चाहिए जितना बच्चों के लिए अच्छा है। मतलब लिमिट नहीं करा सकते, एक लिमिट होना चाहिए। आप कुछ बोलने वाले थे इस पे ना? स्वतंत्रता होती, हर मनुष्य को जो है स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन परम स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन, ताली बजाओ बच्चों। परम स्वतंत्रता मतलब हमारा कहने का, आपका कहने का अर्थ और इनका सर का कहने का तात्पर्य ये है कि स्वतंत्रता का आप उल्लंघन न करें। आपको यदि माता पिता जो है अध्ययन के लिए भेजे या कहीं किसी भी उद्देश्य से भेजे तो आप अपने सिर्फ कार्य के उद्देश्य से जाएं और जैसे ही आपका कार्य संपन्न हो लौट आएं। ये स्वतंत्रता ठीक है, लेकिन उस स्वतंत्रता का उल्लंघन कर देना तो वहां हमें लगता है ये नहीं। तो सभी महिलाएं जो टिप्पणी किया करती हैं कि हमें स्वतंत्रता नहीं दिया, स्वतंत्रता आपको दिया जाता है, लेकिन अपने माता पिता के बातों को भी और साथ साथ में परिवार के जो सजेशंस हों उनको लेकर के स्वतंत्रता के लिमिट को क्रॉस न करें। भारतीय संविधान भी आपको स्वतंत्रता देता है, इसका बात भी हम ध्यान रखें। और लास्ट प्रश्न ये है सर, जो है भारतीय बच्चों जैसे सोशल मीडिया, टेलीविजन ये सब चीजें देख रहे हैं, ठीक है, अश्लील सामग्रियां वगैरह देख रहे हैं, तो कैसे टीवी वगैरह सोशल मीडिया से बचें? क्या बचना बहुत ही जरूरी है वास्तव में? इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखिए, सोशल मीडिया पर जो जैसे टीवी टेलीविजन है, लोक संचार के जो साधन है, अच्छे कार्य किए, उसमें बहुत सी अच्छी चीजें हैं कि घर बैठे आप सारी दुनिया को नजारा देख सकते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। गलत चीजें वो बच्चे जो है उधर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जो कि संस्कार कृत नहीं है, तो इसका उपयोग करें। हाँ, बहुत बेहतरीन, यानी चीजों को, हाँ, नकारात्मक चीजों को मत देखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए हमारे इस साक्षात्कार कार्यक्रम भारतीय संस्कृति और राजनीति पर आधारित संवाद कार्यक्रम में आए, और पुनः मैं चाहूँगा, आज तो यह पहला हमारा साक्षात्कार था इस पर आधारित, और हम इस पर जो है अन्वेषण करेंगे और विश्लेषण करके कुछ और सवाल आपसे बात करेंगे। जो है आए, और आप सभी का परम दिल से सम्मान सहित हार्दिक आभार और धन्यवाद सर, और हमारे दर्शकों की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। और इसी तरीके से संस्कृति हमारी बचती रहेगी, और
भारतीय युवाओं को और आप सभी इस इंटरव्यू साक्षात्कार को अधिक से अधिक शेयर करें। और लास्ट में यही कहूंगा कि अपने भारत के संस्कार और संस्कृति को बचा करके रखें और भारतीय लोकतंत्र में जो तानाशाही की तरफ अगर बढ़ रही हो तो उससे भी जागरूक रहें। यदि जागरूक युवा ही देश के समाज में परिवर्तन ला सकता है। पुनः आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीवन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एस्पिरेंट। आप सभी दर्शकों का हार्दिक आभार। जय हिंद, जय भारत।